वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख। जनाब, सियासी मैदान गर्म है। एक जानिब पीडीएम है, एक जानिब पीएम और उनकी हुकूमत है। आगे क्या होगा ये सवाल तो सभी के दिलों में है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि एक के बाद दीगरे पीडीएम के जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके रहनुमा, उनके कारकुनों से आवाज़ें उठने लगी हैं और कुछ ये कहते हैं कि जी एहतजाज, इस्तीफ़े या लॉन्ग मार्च की तरफ नहीं जाना चाहिए। कुछ ये कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान और जो पीडीएम है उसको मिल के गुफ्त शनीद से बातें हल करनी चाहिए। पहले एहतजाज एहसन साहब ने भी इस्तीफ़ों से मुतल्लिक़ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह हैं, उन्होंने बड़ा खुल के आज जब उनकी पेशी थी अदालत में, तो उसके बाहर उन्होंने बड़ा खुल के इजहार किया कि जी जिस तरफ जा रहे हैं मामलात वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन की जो मामलात हैं इनकी जंग के दरमियान में अवाम पिस रहे हैं। उन्होंने कहा तसादुम की तरफ मामलात नहीं जाने चाहिए, डोरियां वजीर आजम के हाथ में है, वजीर आजम को पहल करनी चाहिए बातचीत के लिए। इससे बढ़कर वो कहते हैं कि जी ये जो हालात इस नहज तक पहुंचे हैं तो वजीर आजम बातचीत नहीं करते थे या करना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से मजबूरन अपोजिशन को एहतजाज करना पड़ा। तो अब ये जो सारा कुछ हो रहा है और उन्होंने कह दिया है पीएम को कि जी डोरियां आपके हाथ में, आप पहल करें। सवाल इस तरह से तरतीब दिया है हमने कि ये खुर्शीद शाह का बयान कि जानबूझकर बातचीत नहीं कर रहे थे इमरान खान, इसकी वजह से मजबूरन पीडीएम को एहतजाज का रास्ता अपनाना पड़ा। क्या खुर्शीद शाह साहब का गिला दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं रीमा उमर साहिबा, हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, रसूल बख्श रईस साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ हैं। मुनीब साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। खुर्शीद शाह साहब जो गिले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वजीर आजम साहब आपके हाथ में डोरियां हैं, आप पहल करें, बात करें, कैसा लगता है आपको ये बयान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने क्योंकि फिर पूछा है कि मुझे कैसा लगता है, तो देखिए बयान तो इतना बुरा नहीं लगता है, बयान तो अच्छा ही लगता है, लेकिन अगर कन्वेंशनली देखा जाए तो वाकई यही उम्मीद की जाती है हुकूमत वक्त से कि जब ऐसे मामलात हों तो हुकूमत को ही एक थोड़ी बड़ा दिल दिखाना पड़ता है, थोड़ी मैग्नानिमिटी शो करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ आज के माहौल के अंदर जब इतनी पोलराइजेशन बढ़ चुकी है और इतनी सियासत में इतनी शिद्दत है, तो वहाँ पर आज भी अब देखिए, अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म एक तकरीब में खिताब कर रहे थे, उसके बाद भी जब मुआवनीन खुसूसी और पार्टी तर्जुमानों से उनकी बात हुई, वहाँ पर भी आज जो उनको ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद यही निकला कि ये जो पूरी पीडीएम है या अपोजिशन है ये एनआरओ मांग रही है। जब आप खुद इस तरह रोज एक टाइम एंड अगेन बातें करते रहेंगे कि एनआरओ मांग रहे हैं, ये चोर हैं, डकैत हैं, कतई नजर इस बात के कि इसमें सदाकत कितनी है, अदालतों में क्या चीज़ साबित होगी, क्या मामलात सामने आएंगे, लेकिन जब आप ये करते रहेंगे तो फिर कोई बात तो नहीं करना चाहेगा, कम से कम ये अपोजिशन तो नहीं बात करना चाहेगी। लेकिन तरीकाकार किसी भी मसले का हल यही है कि अपोजिशन बात करे, दो फरीक आपस में बैठ के बात करें, और अगर ना करें तो फिर किसी तीसरे को इन्वॉल्व करें जो कोई दोनों को बिठा के बात करवाए। लेकिन ये शायद मामला उस तरफ जाता हुआ मुझे फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा। हाँ, लेकिन मुनीब, जब खुर्शीद शाह साहब ये गिला करते हैं कि वजीर आजम की बेरुखी है, उनके रवैये ने इस नहज तक पहुंचाया कि एहतजाज करने की नौबत आ गई, तो वो सही गिला है क्या? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये पूरे तौर पर ये दुरुस्त बात है। फैक्चुअली अगर देखा जाए, अपोजिशन का भी रवैया इस हुकूमत के साथ कोई अच्छा नहीं रहा है जब से हुकूमत आई है, और पहले दिन से ही बड़ी एक आपस में जो बड़ी शिद्दत थी एक दूसरे के खिलाफ, वो तो मौजूद थी। लेकिन हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जब आप किसी मनसब पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपको ये बार बार ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको थोड़ा सा अपना जो कॉन्डक्ट है उससे थोड़ा सा ये बताना चाहिए कि आप वाकई वज़ीर आज़म हैं, और बहुत सारी बातों को दरगुजर भी करना चाहिए। लेकिन अगर वज़ीर आज़म दरगुजर कर भी दें तो फिर बातें निकल आती हैं और फिर बकवास शुरू हो जाती है, फिर फजूल बातें शुरू हो जाती हैं, फिर वज़रा आ जाते हैं, फिर मुआवनीन खुसूसी आ जाते हैं। कई बेचारे हमारी तरह ऐसे हैं जिनका और कोई काम ही नहीं है, उन्होंने सारा दिन यही काम करना है, तो फिर वो ऐसी सूरत हाल में नेगोशिएशन तो नहीं हो सकती। ठीक है, रीमा उमर साहिबा, आप इस बयान को किस तरह से देखती हैं जो गिला कर रहे हैं खुर्शीद शाह साहब? आज तो वजीर आजम साहब ने असद कैसर साहब से मुलाकात भी की, उनको बल्कि इस मुलाकात में बताया कि कितना अहम है पार्लियामेंट का किरदार और इसको किस तरह यूटिलाइज करना चाहिए। जी लीना, शुक्रिया। मुझे भी लगता है कोई आधी कहानी है जो खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट है। पहली तो लीना ये जहन में रखना चाहिए कि ये उन्होंने अपनी पर्सनल राय दी थी। पिछला जो लाहौर का जलसा हुआ उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो साफ कहा था कि अगर उनको कोई अप्रोच कर रहा है डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए, तो वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है।
اور ایونچولی PDM کیا کرتی ہے یہ پوری موومنٹ کا فیصلہ ہوگا. لیکن ہاں ہر پارٹی میں لوگ ہیں جو مختلف رائے رکھتے ہیں, ان کا حق ہے, لیکن اس کو ہمیں PDM کا فیصلہ یا اس کیس میں تو پیپلز پارٹی کا بھی یہ فیصلہ نہیں رکھتا, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے صاف کہا تھا کہ وہ نہیں انٹرسٹڈ ڈائیلاگ میں. دوسری بات علینا, اب ہر کوئی یہ کہتا ہے, کھل کے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک اور انسٹیٹیوشن آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں ان کے ساتھ مل کے چل رہی ہے, ساتھ مل کے ہی آئی تھی. تو اگر آپ نے صرف وزیر اعظم کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ بات کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ اگر بات چیت ہونی ہے تو پھر تو وہ تو تیسرا فریق ہے, تیسرا پلیئر ہے, ان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے, کیونکہ حکومت کے پاس کیا ہے دینے کے لیے اس سچویشن میں, یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. تیسری بات یہ ہے جو منیب نے کہی, اور شروع سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو PTI ہے ان کا جو ایک پورا نیریٹو ہے, ان کے جو سپورٹرز کو پسند آتی ہے بات, وہ یہی ہے کہ باقی سب پارٹیز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں, انہوں نے اس ملک کو لوٹا. کچھ ان کے وزراء تو کہتے ہیں 500 لوگوں کو یا کبھی 5000 لوگ, پتہ نہیں کیا نمبر انہوں نے دیا, ان کو ٹارچر کر کے انہیں پھانسی دے دینی چاہیے. اس طرح کی اگر آپ باتیں کرتے ہو تو بات چیت جو ہے اس کا تو آپ خود جو ایونیو ہے ایک وہ بند کرتے ہو نا. تو یہ ایک نارمل, ہم نے اپوزیشن گورنمنٹ کے بیچ میں جو ایک ہاسٹیلٹی ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ دیکھی ہے پچھلے 2 سالوں میں. تو اس میں بات چیت کرنا PTI کے اپنے بیانیے کو کس طرح افیکٹ کرے گی یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. یا تو ہوتا نا بہت ہی اچھی پرفارمنس ہوتی حکومت کی, ان کے پاس اور بہت کچھ دکھانے کے لیے ہوتا, وہ نہیں ہے. وہ یہی بات کر سکتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا, یہ کیسز جو ہیں یہ چل رہے ہیں, ان سب کو اور سخت سے سخت قوانین آئیں گے, نیب جو ہے وہ ان سب کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گی. ان کے پاس تو یہی نیریٹو ہے. تو اگر وہ بات چیت کریں گے اس کے ساتھ یہ نیریٹو لے کے کیسے چلیں گے, میرا خیال ہے یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. تو میں بھی کوئی جواب نہیں لوں گی, میرا خیال ہے آدھی ادھوری کہانی ہے. اچھا ٹھیک ہے. حسن صاحب پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی. منیب نے بھی, ریما نے بھی ایک بات کے اوپر زور دیا کہ اپوزیشن اور حکومت کا ریلیشن شپ, تو یہ ہیٹ اینڈ لو ریلیشن شپ تو ہمیشہ سے چلتا ہے, لیکن کیا معاملات اگر بگڑیں تو اتنے زیادہ بگڑ گئے, یا وزیر اعظم یا حکومت کی جانب سے اتنا کیا ہو گیا کہ احتجاج تک نوبت آ گئی؟ نہیں, صحیح غلط تو مجھے نہیں پتا. مجھے ایک بات بتاؤ, اس میں تو شک کوئی نہیں ملک لٹ چکا ہے کب کا. جو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا وہ بھی 2 لاکھ میں گروی پڑا ہے. یہ ملک اوور نائٹ لوٹا بھی نہیں, PTI کی حکومت بھی نہیں تھی, یہی لوگ حکومت میں رہے. اچھا, اس کے باوجود ان کو چور, ڈاکو, لٹیرا, ٹھگ نہیں کہنا چاہیے, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, ایک خاص طرح کی اخلاقیات کا تقاضا ہے. اچھا, اب مجھے یہ بتاؤ, لیکن یہ تو جھک مار چکے ہیں پچھلے 20 سال 22 سال کہ یہ چور ہیں, ٹھگ ہیں, اور جو سرکمسٹینشل ایویڈنس ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہیں. اچھا, میں کہتا ہوں نہیں ہے تو پھر ریما نے لوٹا یا علینا نے لوٹا. اچھا, اب یہ اتنا طویل سلسلہ ہے, کس منہ سے کون سے مذاکرات بھائی؟ بنارسی ٹھگوں کے ٹولے کے ساتھ امیر علی ٹھگ سے مذاکرات میں کروں؟ 22 سال میں کہوں امیر علی ٹھگ, پتہ نہیں اس کے بارے میں وہ کتابیں پڑھی ہیں کہ نہیں کسی نے, کہ وہ تھا کون. 24 سال میں چیختا رہوں گا امیر علی ٹھگ ہے, اس نے اس بری طرح اس ملک کو لوٹا ہے, تباہ کیا ہے, غارت کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, اجتماعی قبریں بنائی ہیں, ان کے اوپر آگ جلا کے اس نے اس کے نام و نشان مٹائے ہیں. کس منہ سے, کیسے کر لیں وہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. پادری کا کدھر پڑھ اور بات سنو, یا تو پھر ڈائلاگ سے پہلے معافی مانگیں کہ جی جو ہم کہتے رہے ہیں بکواس تھی, یا آدھا کچا آدھا پکا سا معاملہ تھا, یا ہم ثابت نہیں کر سکے. جی ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں, عوام سے بھی معافی مانگتے ہیں, اور اس سے شرافیہ سے بھی معافی مانگتے ہیں جو پچھلے اتنے اشر اس ملک کی گردن پہ سوار رہی ہے. اس کے علاوہ مجھے بتاؤ یہ کیسے کریں ڈائلاگ؟ آپ 25 سال مجھے چور 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 کہہ چکے ہو, اور میں 25 سال اس پوزیشن میں رہا بھی ہوں جس میں آپ نے واقعی کچھ نہیں کیا, چونکہ آپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. تو کس منہ سے میرے ساتھ ڈائلاگ کرو گے بھائی؟ ایم ہی اٹھ کے ڈائلاگ و مکالمہ کس بات؟ قاتل اور مقتول میں کیا مکالمہ بھائی؟
جو رازنی کا شکار ہوا ہے اس میں اور رازن میں کیا مکالمہ، ریپس میں اور اس کے وکٹم میں کیا مکالمہ؟ وہ خدا کا خوف کرو، ایک طرف لگنے دو بات، یہ ٹنٹا ختم ہو. more than 73 years، کتنی نسلیں کھا گئے، ابھی سکون نہیں آ رہا. ایک طرف لگے بات، تخت یا تختہ مکاؤ اس کو. ایک ٹارچر سیل ہے. آج وہ چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ غربت ہے، افلاس ہے، جہالت ہے، تعلیمی سہولتیں نہیں ہیں، اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وجہ صرف وہی ہے. اب اس وجہ کے پیچھے میں ہوں یا آپ ہیں یہ اور بحث ہے، لیکن وجہ لاش پڑی ہے. ہوش کرو، لاش پڑی ہے. بحث ہو رہی ہے قاتل کون ہے، وہ کنکلوڈ کرو اس کو. آسمان گرتا ہے گرے. حسن صاحب کیسے؟ زمین وہ تو پھٹ احتجاج، جائے. ایک جانب احتجاج کرنے نکلا ہوا ہے، دوسرا وہ اس ملک کے 90% لوگوں کے لیے، او بھائی احتجاج کو گولی مارو. 90% عوام کے لیے یہ ملک پہلی قتل گاہ ہے، یہ ملک عقوبت خانہ ہے. اور یہ کہتے ہیں وہ ہماری وجہ سے عوام تنگ ہو رہے ہیں. کون ہے یہ ایسی ہے جیسے چوہا بیٹھا تھا ہاتھی کے اوپر، تو جب پل کراس کیا تو اس نے کہا دیکھ تیرے میرے وزن سے پل کہاں پر آیا ہے. یہ کیا ہے کہ ہمارے آپس میں رسا کشی کی وجہ سے عوام تنگ. عوام کب تنگ نہیں تھے؟ یہ نواز شریف کے گھر کے باہر خودکشی کس نے شوقیہ کی تھی؟ یہ دو چند زیب وغیرہ نے خودکشیاں کی تھیں. اچھا، اسی پوائنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. مظہر عباس صاحب، جو حسن نثار صاحب نے کہا گراؤنڈ ریالٹی بھی، وہ ایک رائے بھی، لیکن مظہر صاحب دوسری طرف گلا شکوہ یہ ہے کہ ہم اسی تبدیلی کے لیے ووٹ دے کر عمران خان کو اقتدار میں لائے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ کیسز ایسے تھے کہ جن کے اوپر نہیں کارروائی ہوئی، کچھ تھے جن کے اوپر بہت تھی، اور جن کے اوپر ہوئی وہ انصاف کا پلڑا ایک ہی طرف زیادہ جھکتا تھا، یا کیسز پر کارروائی کا پلڑا ایک ہی طرف زیادہ جھکتا تھا. حکومتی کیسز کی اس طرح پیروی نہیں ہوئی، تو اس لیے سوال بھی کھڑے ہو گئے زیادہ. تو ڈراپ سین کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو لوگ عمران خان کو ووٹ دے کے لائے تھے وہ تو عمران خان کے بیانیے پہ ووٹ دے کر لائے تھے نا. تو اب عمران خان اس بیانیے سے کیسے پیچھے ہٹ جائے؟ تو ظاہر ہے اگر عمران خان اس بیانیے سے پیچھے ہٹے گا تو عمران خان کو نقصان ہوگا. تو عمران خان اپنے نقصان پر دوسرے کو فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو حسن صاحب بات کہہ رہے ہیں، اگر ڈائیلاگ اس سے ہونے ہیں تو اس پر ڈائیلاگ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ دو بیانیے ہیں. عمران خان کا بیانیہ ہے کہ میں یہ لوگ کرپٹ ہیں، اور وہ ان کا بیانیہ 96 سے یہ بیانیہ کنسسٹنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس بیانیے میں کہیں تبدیلی آئی ہو. یہ واحد چیز ہے جس پہ عمران خان کا یو ٹرن ہمیں نہیں نظر آتا آج تک. وہ انہوں نے مشرف کی بھی حمایت اسی وجہ سے کی تھی، اور مشرف سے حمایت وڈرا بھی اسی وجہ سے کی. تو عمران خان کا یہ بیانیہ تو بہت کلیئر ہے، اس سے کوئی ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے، تو اس پر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. لیکن کیا اپوزیشن اس پر مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے؟ یہ واضح ہونا چاہیے، کیونکہ کئی ایسے معاملات ہیں جس پہ گورنمنٹ نے مذاکرات کیے ہیں، گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ انہوں اپوزیشن کو انگیج کیا ہے اس سے. تو اگر ان ایشوز پہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے تو بالکل ڈائیلاگ ہونے چاہیے ان ایشوز کے اوپر. جو خورشید شاہ صاحب بات کہہ رہے ہیں اس کا وزن نہیں بن رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپوزیشن جو تحریک چلا رہی ہے وہ کس چیز پہ تحریک چلا رہی ہے؟ اگر وہ 2018 کے الیکشن کی دھاندلی پر تحریک چلا رہی ہے تو 2020 میں کیوں چلا رہی ہے، اور 2021 میں کیوں چلا رہی ہے؟ اور اگر وہ اس چیز پر تحریک چلا رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ گورننس اچھی نہیں کر رہے، اور ان کے بقول صورتحال خراب ہے، معاشی جو بھی ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اگر عمران خان کو ہٹانا ہے تو اس کا جو آئینی طریقہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں. دیکھیے، مذاکرات کب ہوتے ہیں؟ جنگوں میں مذاکرات یا تو جنگ سے پہلے جنگ کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، یا جنگ کے دوران ہوتے ہیں تاکہ سیز فائر ہو جائے، اور یا جنگ کے بعد ہوتے ہیں تاکہ جو تباہی ہوئی ہے اس تباہی کے معاملات طے کر لیے جائیں. تو اس وقت مجھے کوئی بھی مذاکرات کی ایسا سین نہیں نظر آ رہا کہ یہ مذاکرات اگر ہوں گے تو ایک تصادم کے بعد ہی ہوں گے، اور جسے کہتے ہیں نا آر یا پار، جو اس کے بعد ہی مذاکرات ہوں گے. تو مجھے اس وقت جو پوزیشن ہے وہ یہ کہ عمران خان اگر مذاکرات میں جاتا ہے یا تو وہ پہلے
कर लेते, पहले ही से कॉम्प्रोमाइज पोजीशन ले लेते। के इलेक्शन में जब वो मुंतखब होकर आए थे तो वो कह देते कि मैं ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। और एक वक्त आया था जब उन्होंने कहा कि नैब की तरामीम, और मैं चेयरमैन नैब के बारे में मैंने कुछ तहकीकात की है, लेकिन वो मैं इस वक्त नहीं बताना चाहता कि नैब की खामियां क्या हैं और खूबियां क्या हैं। और खामियां भी उतनी ज़्यादा हैं जितनी उनके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। और ये मैं नैब के अंदर की बात बता रहा हूँ, ये मैं ऐसी हेयर से मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा। लेकिन ये मैं चूंकि इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ इसलिए अभी उसको नहीं बता सकता पूरी तरह। लेकिन अच्छा सर, ये आपने नुक्ता छेड़ा है तो आज जी मैं सब कथा कलामी की माजरत, अभी आपने नैब का नुक्ता छेड़ा है तो आज बड़ी अहम ही डेवलपमेंट हुई है। वजीर आजम ने इजलास में, जो पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं का इजलास था, उसमें हिदायत जारी की है कि नैब कवानीन पर जो गुफ्त शनीद चल रही थी अपोजिशन के साथ, वो जो मुजव्वज़ा तरामीम थी अपोजिशन की जानिब से खास तौर पर, वो पब्लिक की जाए। ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? तो वही बात कर रहा हूँ ना कि मुज़ाकरात, जैसे हसन साहब जो बात करें, अगर मुज़ाकरात इस पे होने हैं तो ज़ाहिर गवर्नमेंट कभी नहीं करेगी। लेकिन अदर देन असल चीज प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुज़ाकरात होने या ना होने की सब बात कह रहे हैं, कोई एजेंडा हमारे सामने नहीं आ रहा। ना गवर्नमेंट का एजेंडा आ रहा है किन चीजों पे, और ना ऑपोजिशन का कोई क्लियर कट एजेंडा आ रहा है कि किस पे बात कर दें। वो भी बज़ाहिर कह रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, और ऑपोजिशन भी अपनी। अब इस वक्त खुर्शीद शाह ने जो बात की है वो ऐसे ही लग रहे हैं खुर्शीद शाह जैसे पीपल्स पार्टी के शहबाज शरीफ। ठीक है जी, इसी नोट के ऊपर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। हम बात कर रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब ने कुछ गिले शिकवे किए हैं और कहा है कि ये जो जिस तरफ तसादुम की तरफ सूरत हाल बढ़ती हुई नजर आ रही है, अच्छी नहीं है। हुकूमत और पीडीएम को मुज़ाकरात करने चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए। गिले शिकवे भी उन्होंने किए हैं, अपने तज्जियाकारों की राय जान रहे हैं। ब्रेक से पहले हसन निसार साहब और मज़हर अब्बास साहब ने कहा ये जो खुर्शीद शाह साहब बात कह रहे हैं इसमें वजन ही नहीं है। रसूल बख्श रईस साहब, ये जो गिले शिकवे खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं और कह रहे हैं वज़ीर आज़म को पहल करनी चाहिए, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये गिले शिकवे की बात नहीं है। ये बात ये है कि मुज़ाकरात अगर हों तो किस बात पे हों? कि जब हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान अमेरिका हो, बरतानिया हो, कोई जमहूरी या गैर जमहूरी मुल्क हो, जहाँ मुज़ाकरात होते हैं तो इश्यूज़ के ऊपर होते हैं कि नैब में तरमीम लानी है या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में तरामीम ले आनी है, इंतखाबाती इस्लाहात करनी है, ये इश्यूज़ हैं। या मईशत को हमने किस तरह से ठीक करना है, स्टील मिल को हमने प्राइवेटाइज करना है या नहीं करना है। इश्यूज के बगैर तो मुज़ाकरात नहीं होते। ये तो नहीं होता कि मैं हुकूमत हूँ, आप हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग हैं, आगे बैठ के हम बात करते हैं। पहले तो एजेंडा आना चाहिए, इश्यूज आने चाहिए। माजी में हमने देखा जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक चल रही थी तो उस वक्त भी हिज़्ब इख्तिलाफ थी और हुकूमत सी। किस बात पे उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे? गोलमेज कॉन्फ्रेंस किस बात पे हुई थी? भुट्टो साहब और उनकी हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुज़ाकरात क्या हुआ? जब आइन बन रहा था, अगरचे भुट्टो साहब तो ये कहते थे मुजीबुर रहमान के साथ कि असम्बली के बाहर मुज़ाकरात करने चाहिए, असम्बली के बाहर कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे। सब बातें असम्बली के अंदर तय हुई थी हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान में। इस वक्त मैं नहीं समझता कि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास कोई एजेंडा है। हुकूमत भी उसी तरीके से बात करती है, इमरान खान साहब भी, कि हम हर बात पे, हर मसले पे बात करने के लिए तैयार हैं, एनआरओ नहीं हम देंगे। और उसके लिए मेरा ख्याल है कि अगर कोई संजीदा होता तो पहले दिन से ही हमारे मसाइल या आवाम के मसाइल मईशत के मसाइल हैं, और सबसे बड़ा मसला जहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई पैदा हो रही है वो हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। टैक्स की और जीडीपी की रेशो हमारी 9% से आगे नहीं बढ़ रही। बिजली की जो कीमत हम खरीद करते हैं और आवाम को देते हैं उसमें बड़ा फर्क है। ये तमाम चीजें तय होनी चाहिए। और जो पब्लिक एंटिटीज है 1.3 ट्रिलियन रुपीज से भी ज्यादा हर साल आपके ज़ाया कर रही हैं, उसे कितना कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, शिफा खाने, हर चीज बन सकती। मसाइल तो ये है, अगर मसला ये है कि इंतखाबात दोबारा कराने चाहिए तो कह दें हम इंतखाबात दोबारा कराने के लिए तैयार है। मेरा ख्याल ये है कि ये इस बयान को संजीदा नहीं लिया जा सकता। मुज़ाकरात की एक तारीख है पाकिस्तान की सियासत में और दुनिया में भी वो तारीख है। एजेंडा होना चाहिए हुकूमत को भी। मेरा नहीं ख्याल है कि अगर सामने एजेंडा है तो हुकूमत को कोई ये कह सकती है, कोई भी हुकूमत, इमरान खान हो या कोई और हो, कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार।
रसूल बख्श साहब, अभी सबने एजेंडे की बात की, तो जो बातों से लगता है अपोजिशन की वो इस तरह है कि कुछ एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के ऊपर, कुछ एहतजाज कर रहे हैं जो मईशत की सूरत हाल है उसके ऊपर, और फिर दरमियान में केसेस भी आ जाते हैं सारे के सारे। तो अगर ये जो अवाम की मुश्किलात हैं, महंगाई है, ये सब, इसके ऊपर इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, तो ये तो पिछले अदवार में भी जब इनकी हुकूमत थी तब भी ऐसा रहा है, तो क्या इसके ऊपर इस्तीफ़ा मांगना जायज़ है? नहीं, बिल्कुल जी, मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर जायज़ है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप असम्बली के अंदर हुकूमत एक पॉलिसी ले आती है, मुआशी पॉलिसी ले आती है, हिज़्ब इख्तिलाफ होती है गवर्नमेंट इन वेटिंग पार्लिमानी निज़ाम में, उनके पास भी एक शैडो कैबिनेट होती है और वो उसी तरीके से अपना बजट भी तैयार करते हैं, अपनी पॉलिसियां भी बनाते हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि असम्बली के अंदर ले हैं, मीडिया के सामने ले हैं, हमारे सामने ले हैं। आप में से कोई मुझे बता दे कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से महंगाई खत्म करने के लिए ये पॉलिसी सामने आई है। असल फोरम मुज़ाकरात का मैं समझता हूँ कि जहाँ पे पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहिए वो पार्लिमान है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है, ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। ठीक है, मैं रीमा की तरफ लेके जाती हूँ। रीमा, वाकई इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हम देखें जो अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं पीडीएम के कारकुनान की तरफ से, रहनुमाओं की तरफ से, मुस्तफ़ा नवाज़ ने इस्तीफ़ा दे दिया अभी हाल ही में बिलावल की स्पोक्स पर्सन की हैसियत से, फिर खुर्शीद शाह इस तरह की बातें कर रहे हैं, एतजाज़ एहसन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शायद पीडीएम के अंदर जो कारकुनान हैं वो भी पीडीएम का नज़रिया वाज़े ना होने या उसमें तज़ाद होने का इशारा दे रहे हैं। अलीना, 10 पार्टीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा उनके वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सबका एक ही बयानिया होगा या एक ही स्ट्रैटेजी होगी? लेकिन हमें जो पीडीएम की लीडरशिप फैसले करती है वो क्या कहती है उस पर ज्यादा तवज्जो देनी है। आम वर्कर्स क्या कहते हैं या उनके लीडर्स क्या कहते हैं अपनी जाती कैपेसिटी में, वो मेरा ख्याल है कम अहमियत रखता है, और कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अलीना, हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो पिछली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी करप्शन की वजह से है। ये एक बयानिया है, लेकिन इसको कोर्ट्स में, अदालतों में फेयर ट्रायल के बाद प्रूव होना है, क्योंकि और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं कि मुल्क जो है उसने उस तरह की तरक्की नहीं की जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या उम्मीद कर रहे थे। तो ये कहना कि ये सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज का कसूर है, मेरा ख्याल है ये ज्यादती है। दूसरी बात ये, हम आराम से कह देते हैं 20-30 साल से यही पार्टीज हैं, हुक्मरानी कर रही हैं। 1999 से 2008 तक पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत नहीं थी। इस मुल्क में आधा अरसा मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स भी रही हैं, इस मुल्क में बहुत से मुख्तलिफ निज़ाम रहे हैं, उसकी हम कभी बात नहीं करते। तो मेरा ख्याल है ये ऐसा लगता है कि आज हुकूमत के वुज़रा हैं वो अपनी मिनिस्ट्रीज में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की क्या सिचुएशन है, बनी गाला किस तरह कुछ लाख रुपए दे के रेगुलराइज हो गया, इन सब चीजों की हम उस तरह से बात नहीं करते। अभी भी हम कहते हैं ऑपोजिशन ने इस मुल्क को यहाँ तक लेके आई है, ऑपोजिशन की लूट मार, उनके केसेस तो चल रहे हैं ना, वो अदालतों में देखने दें किसने कितना लूटा है। लेकिन हमारा एक नैरेटिव है, उसमें हम, मेरा ख्याल है, अजीब मुझे बात लगती है, आज की जो हुकूमत है सब कहते हैं कि वो जो है वो उसकी लेजिटिमेसी पे सवाल है, वो किस तरह आई और वो किस तरह परफॉर्म कर रही है, किस तरह के लोग हैं जो पावर में है इस हुकूमत में, अनइलेक्टेड लोग हैं, उनके पास ज्यादा पावर है। इस पे हम क्यों नहीं बात करते? इस वक्त तो वो है ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इस मुल्क की सिचुएशन की। अक्सर मैं देखती हूँ टीवी पे, खास तौर पे अगर कोई बात भी कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की, आप कहते हो नहीं उनका माजी कैसा है, अगर कोई बात कर रहा है एक बेहतर सिस्टम की, नहीं आपका माजी कैसा है। जब पाकिस्तान से भरे भरे सगीर से बल्कि अंग्रेजों की हुक्मरानी थी, बहुत से लोग जो पहले कोलैबोरेटर्स थे, जो बेनिफिशरीज थे, एंड में जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थी उसमें वो ऊपर थे। तो क्या आप कहो कि नहीं जो उनकी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है वो गलत थी क्योंकि उनका माजी कैसा इस राय को आगे लेके चलते हैं। इसको अलीना डिफरेंशिएट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, सिस्टम की बेहतरी को, और वो फर्द या पार्टीज जो उसकी बात कर रही है वो कम अहम है। क्या हम पाकिस्तान में नहीं चाहते? ठीक है जी, इस राय को आगे लेके चलते हैं। हसन निसार साहब, ये बड़ा मार्शल लॉ का तो फौजी अमरीत का दौर, परवेज मुशर्रफ साहब जिस दिन गए उस दिन ये मुल्क कहाँ खड़ा था। जरदारी साहब जब तशरीफ लेके गए तो ये मुल्क कहाँ खड़ा था। नवाज शरीफ जब तशरीफ ले गए तो मुल्क का मजीद कितना बेड़ा गर्क हो चुका था। एक बात। दूसरी बात याद रखना, ये अगर किसी जोगे होते, या मुझे पता होता है एक आध दिन पहले आप लोगों का तो 10 मिनट पहले सवालनामा आता है, मैं आपको जुमले फील्ड मार्शल अयूब खान के
सुनाता जब वो फौजी था। इनको देख के अंदर से हकारत के अलावा कुछ नहीं निकलता। ये वो लोग हैं जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की वफाकी काबीना का हलफ उठाएं तो कहते हैं हमारी गाड़ी पे टाकी लग गई है। देखो, किताबें अपनी जगह ठीक होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज आर वेरी डिफरेंट। पाकिस्तान की अशराफिया है कौन? 1857 के गद्दार, ये मुखबर हैं। इन्होंने मैन पावर दी, इन्होंने मुखबरियां की, इन्होंने पैसे की शक्ल में मदद। उसके बाद वो कहां गए? आज तक कौन है, कहां है? कितने कितने मुअज़्ज़ज़ीन के वो वाइसरायज को और क्वीन को के नाम खतूत पे किताबें मौजूद हैं। और भाई नतीजा भी तो सामने है ना। या तो हम जो 5-7 बैठे हैं और हम जैसे जो 20-22 करोड़ बैठे हैं, या तो उन्होंने को वारदात की है, फिर तो मैं मान लेता हूं। Who are the people calling the shots in this country? और अगर फौज ने मुदाखलत की है, सवाए इनकी खबासत, जहालत, खयानत, सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा डेमोक्रेट जो क्या है, ये कसूर के सलमान की बेटियां किसने उठवाई थी? कायदे अवाम ने। जे रहीम के साथ क्या किया था बताऊं? हिम्मत है सुनने की? जे रहीम जैसे बुजुर्ग आदमी के साथ उसके घर में जो कुछ किया था, जो आजकल क्या कहूं इस मुल्क में बच्चों के साथ होता है, मुंह उठा के बातें कर देना, निसाबी वो ये लेक्चर थिएटर के लिए अच्छी बातें हैं। इस मुल्क को अगर इसके किसी लॉजिकल एंड तक लेके जाना है, कटी कटा निकालो। इस तरह की बहसें हम बहुत पहले किया करते तो फिर दोनों तरफ का निकालें ना। हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रीमा। अलीना, बहुत अच्छा हसन निसार साहब ने सवाल पूछा। मुशर्रफ साहब जब 2008 में गए और जब नवाज शरीफ साहब की 2018 में हुकूमत खत्म हुई, कंपेयर कीजिए, जीडीपी कंपेयर कीजिए, करंट अकाउंट डेफिसिट कंपेयर कीजिए, बिजली का बहरान कंपेयर कीजिए, ओवरऑल एक मुल्क की जो फेडरेशन है उसकी स्ट्रेंथ उसको कंपेयर कीजिए। इन सब चीजों में 2018 में पाकिस्तान बहुत बेहतर था 2008 से। अगली बार शो में मैं फैक्ट्स और फिगर्स आपके पास लेके आऊंगी। हंस रहे हैं आप लोग, मैं आप लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स, हंस रहे हैं, प्लीज आप लोग मुझे बताइए 2008 में पाकिस्तान का जीडीपी क्या था? चलो आप ये बता दें। ठीक है, 2008 चलो बात करें। 2008 में का चैंपियन था शानदार। आईएमएफ ने कहा ये चोर है। मैं पूरी बात, अब मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, मैंने हसन निसार साहब की बात पूरी तरह से सुनी। रीमा का सुन लेते हैं, रीमा का रिबटल सुन लेते हैं, उसके बाद आई थिंक रसूल बख्श साहब वांट्स टू जो मुल्क था वो इकोनॉमिकली, वो ओवरऑल फेडरेशन के तहत बहुत ज्यादा मजबूत था। अब मेरी बात कंप्लीट प्लीज करने दें मुझे भी। दूसरी बात ये है अलीना, मेरी बातों को अगर आप किताबी निसाबी कह रहे हैं, शायद उसकी कोई ऑडियंस तो बहुत कम होगी, लेकिन दूसरी जो बात है वो बहुत रिटोरिकल भी होती है। तो अगर कोई रिट्रिक से बात करता है तो मेरा ख्याल है, मेरी नजर में उससे बेहतर है कि आप चाहे किताबी निसाबी बात ही कर लो, लेकिन उसमें लॉजिक या फैक्ट्स तो हो। मैं तो फैक्ट्स की बेसिस पे आपसे बात कर रही हूँ। कुछ पार्टीज जो आसान आपके सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए। जल्दी से मज़ा साहब को कमेंट ऐड करते हैं। ठीक है रीमा, आपका रिबटल आ गया। मज़ा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, सीधी सी बात है, मेरा तो एक घर है, उस घर पर आप कब्जा कर लें और उस घर को बहुत खूबसूरत बना दें, लेकिन आपकी लेजिटिमेसी तो अंडर क्वेश्चन रहेगी ना, कि आपको ये राइट नहीं था। अच्छा बनाए बुरा बनाए, ये आपका राइट नहीं था। वरना तो आप इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को खत्म कर दें, कोई नहीं रोकेगा आपको। पहले किसने रोका है? क्या 11 साल तक मार्च चला रहा, 10 साल तक मार्च चला रहा? कोर्ट ने आपको जो है लॉ ऑफ नेसेसिटी के तहत इजाजत दे दी थी, आप ना कराते, इलेक्शन चलते रहते, किसने रोका था? लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कब्जा करके कहें कि मैं फख्र से, और उसके अंदर उन चोरों में से कुछ को आप अपने हाथ में लाएं, उनमें से कुछ को कहें कि ये पारसा हैं। जब चौधरी जो है वो नवाज शरीफ के साथ हो तो बहुत बुरे हैं, चौधरी आपके साथ हो तो बहुत अच्छे हैं, जतोई मुमताज हफीज मीरजादा आपके साथ हो तो बहुत अच्छे हैं, भुट्टो के साथ हो तो बहुत खराब हैं, जनरल ज़ियाउल्लाह मीटिंग पीएनए की मीटिंग में घुसकर मुदाखलत करें तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं चलता, इस तरह नहीं होता।
یا تو آپ طے کر لیں کہ اس ملک کو فوج نے رن کرنا ہے, طے کر لیں کہ اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ نے رن کرنا ہے, وہ اچھا رن کرتی ہے, بالکل یہ طے کر لیں, یہ طے کر لیں. لیکن یہ نہ کہیں کہ جی میں آئین کو مانتا ہوں, میں جمہوریت کو مانتا ہوں اور ساتھ میں مارشل لا بھی لگاتا ہوں. یہ نہیں چل سکتا. یہ کانٹرڈکشن ختم ہونی چاہیے, یہ تضاد ختم ہونا چاہیے کہ کل آپ جو ہے وہ نواز شریف کو یوز کریں, جنرل ضیاء اللہ, جنرل جیلانی, مجید نظامی یہ بیٹھ کے نواز شریف اور شہباز شریف کے فیصلے کریں, اور پھر آج نواز شریف جو ہے وہ برا ہو جائے, نواز شریف سے آپ کا کلیش بن جائے, کل آپ کسی اور کو اٹھا کے لے آئیں, تو بہت سی چیزوں کا ذمہ دار ہے سیاستدان. بہت کرپٹ لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے, لیکن ہر چیز کا بلیم ایک جگہ نہ ڈالیں. اس چیز کو دیکھیں کہ کون ہر چیز کا بلیم ایک جگہ نہ ڈالیں. بڑا اہم پوائنٹ جو کہ مظہر صاحب نے اٹھایا. رسول بخش صاحب پہلے آپ کامنٹ کر دیں پلیز, پھر میں حسن صاحب کے پاس چلتی ہوں. جی رسول بخش صاحب. دیکھیں میں تو میرا بہت کو لکھا ہے, بولا ہے اس بارے میں کہ آئینی حکومت اور جمہوری حکومت کے علاوہ کوئی اور متبادل پاکستان میں دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر دو آرا ہو ہی نہیں سکتی. اس بارے میں نے کبھی کسی فوجی حکومت کا دفاع نہ کیا ہے, نہ میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے ان کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے, لیکن جو ہم فیکٹس کی بات کر رہے تھے, یہ جتنا ماہرین معیشت ہے اور پاکستان کو انہوں نے بنا کے دکھایا ہوا سب کچھ موجود ہے, ہم نے دیکھا ہوا ہے. یہ ایسے ہم بات نہیں کر رہے کہ فوجی حکومتوں میں جو آپ کی نمود تھی, شرح نمود تھی آپ کی معیشت کی, وہ زیادہ تھی. کیا اس کا تعلق فوج سے ہے یا کسی اور چیز سے ہے؟ اس کا تعلق ہے آپ کے سیاسی اور سماجی استحکام سے. کسی بھی معاشرے میں جس طریقے سے آپ استحکام لے آئیں گے, پالیسیوں میں تسلسل ہوگا, امن و امان اور قانون کی حکمرانی ہوگی, آپ کی معیشت آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے جو جمہوریت کے ذریعے آئے ہیں, لیکن جمہوریت کے لیے میں ایک چیز آخر میں بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ جمہوریت کا ہمیشہ سے یہ بنیادی ایک سوال رہا ہے کہ اگر چور, اچکے, لٹیرے عوام کا ووٹ لے کے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیں جمہوریت کے ذریعے سے, تو اس کا مداوع کیا ہو سکتا ہے؟ یہ 400-500 سال پرانا بلکہ 2500 سال پرانا سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک کہ قانون کی حکمرانی اور احتساب نہیں ہوگا اور عوام میں شعور نہیں ہوگا, تو جمہوریت میں وہی ہوگا جو پاکستان میں ہوتا ہے. بڑا بیسک بنیادی نقطہ اور بڑا صحیح نقطہ. جی حسن صاحب. دیکھیں بی بی, یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے اپنا مظہر صاحب نے. دیکھو پرابلم ہے اس ملک کا ایک بہت, اس ملک میں کچھ خالص نہیں ہے. یہاں سے شروع کرو. اس ملک کا نہ پانی خالص ہے نہ دودھ خالص ہے. اس میں آرسینک ہے, دودھ میں گندگی, غلاظت اور کیمیکلز ہوتے ہیں. اس لیے اس ملک کا کچھ بھی خالص نہیں ہے. جو ڈیموکریٹ سو کالڈ ہیں ان کو ڈکٹیٹرشپ کا دورہ پڑ جاتا ہے, امیر المومنین بننا ہے فلانا. اب بلو ایوریج احمق سا آدمی ہے تو امیر المومنین بننے چلا ہے. اچھا, دوسری طرف جو ڈکٹیٹرز ہیں ان کو ڈیموکریسی کا دورہ پڑ جاتا ہے. اب یہ ایک بات جو ابھی یہ رسول بخش صاحب کہہ رہے تھے, میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے جو جب ٹریفک بری طرح برباد ہو جائے اور پھنس جائے, وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹریفک وارڈن ایک بار اس کو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ وائلیٹ کرواتا ہے, نارمل کرنے. یہ دیکھو, یہ تو پاگل کوئی ہوگا جو ڈیموکریسی ظاہر ہے, جو اب تک کے ظاہر, وہ گھسی پٹی بات ہے ساری, میں نے کیا کرنی. وہ اب تک کے جو نون نظام ہیں جن میں this is the best, بٹ نہیں ہمارے لیے. This country needs 15 to 20 years break. آپ کو اپنی پرائمری ایجوکیشن سے لے کے پاپولیشن مینجمنٹ, آپ کو ایک دفعہ ملک تو ٹریک پہ لے آؤ. ان کے ہوتے وہ دیانتداری تو فلانا ٹمکانا, ہر روز ایک خبر چھپتی ہے علینا, ہر روز ایک خبر چھپتی ہے کہ فلاں آدمی نے ناجائز اتنی زمین اس سے واگزار کرائی گئی. ہر روز اخباروں میں یہ خبر چھپتی ہے کہ فلانے بندے نے فلاں جگہ سے اتنے ارب روپے کی زمین اس سے واگزار کرائی گئی ہے. ان لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہو ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا. 100 جھٹیاں پڑیں گی, 100 گنڈے کھاؤ گے, کھاتے رہو. کلوز کرتے کرتے اپنا آرگیومنٹ کہ پھر ایک طرف نہیں دونوں طرف کی بات ہونی چاہیے نا. مظہر صاحب
देखिए जो हसन साहब बात कर रहे हैं ना, देखिए अगर हम ये तय कर लें, हम ये तय कर लें कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो चल रही, ये तय कर लेते हैं, आप मुतनासिब नुमाइंदगी पर बहस करें, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे बहस करें, आप ये तीन ही सिस्टम है ना, इसके अलावा तो डिक्टेटरशिप है कि आप यही डेमोक्रेसी में अगर आप पार्टीज को स्ट्रॉन्ग करें, मुतनासिब नुमाइंदगी में पार्टीज मजबूत होती हैं, उस पर बहस की जा सकती है। लेकिन ये इस बहस का मतलब ये नहीं होता, किसी की नाकामी का मतलब ये नहीं होता कि आप फिर उस ऐसे सिस्टम को ले आए जो सिस्टम ही नहीं होता। यानी जब ये जो बात करते हैं ना कि डिक्टेटरशिप में तरक्की होती है, डिक्टेटर और डेमोक्रेट में फर्क ये होता है कि किसी को अकाउंटेबल नहीं होता। तो लिहाजा इस चीज पर बहस करनी चाहिए कि जी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर नाकाम है तो हमें दूसरे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पर बात करनी चाहिए, वो भी डेमोक्रेसीज होती हैं, डिबेट कर लें, आइन को तब्दील कर लें, अगर कोई समझता है कि आइन तब्दील हो सकता है। तो ये सारी चीजें वो डिक्टेटर, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए और उसके बाद कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो हम ये छोटी छोटी बाउट्स करते हैं वक्तन फवक्तन, सॉरी आई एम सो सॉरी रीमा, ठीक है, आई एम सो सॉरी रीमा, मेरे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया। मैं लाइक ऑलवेज आई से कि मैं चाहती हूँ कि ये डिबेट आगे हो, और इसीलिए हम वक्तन फवक्तन अपने प्रोग्राम में छोटे छोटे बाउट्स में डिबेट करते हैं, ताकि हम जितनी हमारी आइडियाज़ हैं उनको आगे लेके आ सके, उनके ऊपर डिबेट हो, मुख्तलिफ आरा इकट्ठी हों और फिर कोई इसमें से कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन निकल के आ सके। आपसे जी कल मुलाकात होगी नए सवालात के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिए।